हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन से संबंधित टेस्ट सीरीज का भाग 3, जहाँ पर हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित प्रश्न। देखिए, इसके अंतर्गत ज़्यादातर संविधान, अर्थव्यवस्था, भूगोल और इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, अदर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जहाँ पर सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सामान्य अध्ययन का भाग 3। आज का जो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है वो है, सबसे पहले कपास उत्पादित करने वाली सभ्यता थी। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी सभ्यता थी जिसने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया या कपास की खोज की? तो इसका जो सही आंसर है वो है हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता ने कपास को सबसे पहले उत्पादित किया था। बात करें अगर हड़प्पा सभ्यता की, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में फैली हुई ये सभ्यता थी। और इसका क्षेत्रफल था क्या? 12,99,600 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग मीटर। देखिए, आप नोट कर सकते हैं। और इसकी जो खोज हुई थी सब सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई के समय हुई थी। जब हड़प्पा की खुदाई की गई 1921 में, तो उस समय सर्वप्रथम जो शहर मिला इसका हड़प्पा, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। देखिए, अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर, वो है पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया? देखिए, अंग्रेजों ने शासन करने के लिए बहुत सारे एक्ट ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर लाई स्टार्टिंग में। तो इसका जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो आया था 1784 में। देखिए, 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। इसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए क्योंकि इसको लाए थे ब्रिटिश पीएम विलियम पिट। इसने ब्रिटिश जो पीएम थे विलियम पिट, इन्होंने इसे पेश किया था। इस एक्ट के हिसाब से क्या हुआ था कि भारत में द्वैत शासन लागू हुआ था। द्वैत शासन का मतलब क्या है भारत में? एक तो यहाँ पर था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब था व्यापारिक मामले सुलझाने वाला, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक मामले थे उनको देखने वाला जो था वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन जो राजनीतिक शासन करने वाली थी वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे बनाया गया था इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो यहाँ पर राजनीतिक हलचल को देखता था या राजनीतिक शासन करता था, तो वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस टाइप से 2 टाइप का शासन भारत पर किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर मुंबई से गोवा तक के तट का नाम है। देखिए, पश्चिमी जो घाट है हमारी, वहाँ पर जो मुंबई से गोवा का तट है उसका नाम क्या है? मतलब मुंबई से लेकर गोवा तक जो तट है, समुद्र तट, उसका नाम यहाँ पर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इन चारों में से कोंकण तट। देखिए, मुंबई से गोवा तक के हिस्से को कहते हैं कोंकण तट। अगर बात करें यहाँ पश्चिमी घाट पर बसे अन्य तटों की, तो कोंकण तट है मुंबई से गोवा तक। गोवा से केरल के ऊपर तक हम बात करें तो वहाँ पर एक जो तट है उसका नाम है कनारा तट। और इसके बाद जो केरल में जो तट है वो है मालाबार तट। केरल का जो पूरा तट है वो मालाबार तट है। तो ये 3 तट यहाँ पर है, कोंकण, कनारा या केनरा और मालाबार तट। देखिए, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सर्वोदय योजना किस वर्ष चलाई गई? तो एक योजना है सर्वोदय योजना, किस वर्ष ये योजना चलाई गई भारत में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1950। देखिए, 1950 में चलाई गई सर्वोदय योजना। इसके जो अध्यक्ष बनाया गया था इस योजना का संचालक, तो वो थे जयप्रकाश नारायण। देखिए, जयप्रकाश नारायण जानते हैं हम जेपी को, जेपी नाम से इनको जानते हैं, जयप्रकाश नारायण। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है? देखिए, कुछ अभिलेखों में एक गुप्त शासक का नाम मिला है जिसको कहा गया है लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र का मतलब होता है लिच्छवियों का पोता, मतलब जिसका ननिहाल लिच्छवियों के कुल में है। तो देखिए, ये कहा गया था गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के लिए, और ये कहा गया था प्रयाग प्रशस्ति में। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया था समुद्रगुप्त के लिए लिच्छवी दोहित्र, मतलब यह है लिच्छवियों का पोता। देखिए, हरिसेन ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति को, और ये प्रशस्ति थी समुद्रगुप्त के लिए। देखिए, समुद्रगुप्त की बात करें अगर तो 325 से 375 ईस्वी तक शासन किया था समुद्रगुप्त ने। इसके पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम। और देखिए, विसेंट स्मिथ जो एक इतिहासकार हैं, इन्होंने इसको इसकी विजयों को देखकर इसे कहा था भारत का नेपोलियन। तो ये थे समुद्रगुप्त के बारे में कुछ फैक्ट। देखिए, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए, एक अनुच्छेद जहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कहा गया है कि हमारा एक कर्तव्य ये भी है कि हमें पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। तो ये कहा गया है 48 कौ में, जो नीति निर्देशक तत्व है वहाँ पर कहा गया है कि हमें ऐसे, मतलब भारत सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को संरक्षण मिल सके। तो ये कहा गया है 48(1) में। बात करें अनुच्छेद 40 की, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, जो कि गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के विचारों पर स्थित एक नीति निर्देशक तत्व है। अगला है 36, अनुच्छेद 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए राज्य की परिभाषा जो तय की गई है वो है अनुच्छेद 36 में। और अनुच्छेद 49 में है
वस्तुओं का संरक्षण, मतलब जो राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं होती हैं उनके संरक्षण की बात की गई है। मतलब जैसे कोई स्मारक हो गया या कोई जगह होगी जो राष्ट्रीय संपत्ति है, तो हमारा सरकार और हमारा कर्तव्य है कि हम उसका संरक्षण करें। तो ये लिखा गया है 49 में। अगला हमारा प्रश्न, विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो देखिए कौन सी झील विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसका जो सही आंसर है इन चारों में से वो है कैस्पियन सागर। देखिए कैस्पियन सागर की बात करें तो ये विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि 5 देशों से घिरी हुई है। ये 5 देश हैं यहाँ पर, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। देखिए इन 5 देशों से ये कैस्पियन सागर घिरा हुआ है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। तो इन चारों में से भारत का जो सबसे बड़ा व्यावसायिक या व्यापारिक बैंक है वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है एसबीआई। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ कि 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। 1806, 1940 में बैंक ऑफ मुंबई और 1943 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी। इन 3 बैंकों को मिला दिया गया था 1921 में, और इसका बन गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए मैंने आपको फिर से बताता हूँ, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1940 में बैंक ऑफ मुंबई और 1943 में बैंक ऑफ मद्रास थे। 1921 में चैम्बरलिन कमेटी की सिफारिश पर इसको मिलाकर एक बैंक बनाया गया, वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में एसबीआई नाम दिया गया। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की। तो देखिए किस वर्ष अकबर ने मजहर की घोषणा की। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है 1579, ऑप्शन सी। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की, जिसको कहते हैं मजहरनामा। अब देखिए मजहर क्या होता है। अकबर ने मजहर की घोषणा करके ये अकबर ने मजहर की घोषणा करके ये बताया कि धर्म के मामलों में का जो सर्वोच्च अधिकारी है अब वो है, मतलब जो अंतिम निर्णय अगर धर्म के मामले में कोई देगा तो वो उलेमा वर्ग नहीं होगा, वो होगा अकबर। देखिए और इस जो मजहरनामा में अकबर ने खुद को कहा सुल्तान ए आदिल, और दस्तावेज में उसने अपना नाम लिखा अमीर उल मोमिनीन। देखिए इस दस्तावेज को तैयार किया था शेख मुबारक ने, और शेख मुबारक के 2 पुत्रों ने, जो पुत्र थे दोनों अबुल फजल और फैजी, दोनों के दोनों अकबर के नवरत्नों में थे, अबुल फजल और फैजी, और उनके पिता मुबारक शाह। इन तीनों ने इस पत्र को तैयार किया था, इस मजहरनामे को तैयार किया था। आगे जो देखेंगे हम अगला प्रश्न, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में यहाँ पर वर्णित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 79। देखिए अनुच्छेद 79 में कहा गया है मजहर, संसद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 में। अब बात करें अनुच्छेद 80 की, तो अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। अगला प्रश्न, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। तो देखिए किस राज्य में स्थित है दीफू दर्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश में है दीफू दर्रा। यहाँ पर एक और दर्रा है वो है पांगसाट। ये दर्रे लगते हैं म्यांमार से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के प्रारंभिक दौर में भारत में लक्षित फसल थी। तो जो हरित क्रांति जब भारत में हुई थी 1966 1967 में भारत में हरित क्रांति हुई थी, तो इस समय जो लक्षित फसल थी वो क्या थी, मतलब किस फसल को लक्ष्य करके ये क्रांति की गई थी कि इस फसल में हमें अधिक प्रोडक्शन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है धान। देखिए धान को लक्षित फसल माना गया था हरित क्रांति के प्रारंभिक दौर में, मतलब 1966-67 में, लेकिन हुआ नहीं। हुआ ये लक्षित फसल के से ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन हुआ स्टार्टिंग में। अगर बात करें हम हरित क्रांति के भारत में जनक की, तो एम एस स्वामीनाथन। अगर विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में एम एस स्वामीनाथन। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि धान को लक्ष्य किया गया था, लेकिन गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ और दालों का बहुत ज़्यादा कम हुआ। दालों पर प्रभाव बहुत ज़्यादा नकारात्मक पड़ा था इस स्टार्टिंग में इस क्रांति का। और ये एक असंतुलित कृषि विकास हो गया था इस समय, बहुत ज़्यादा असंतुलन पैदा हो गया था। दालों का उत्पादन बिल्कुल कम हुआ, गेहूँ का अधिक हुआ, जबकि जो लक्ष्य किया गया था धान उसका भी गेहूँ से कम हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। सारीपुत्र प्रकरण किसकी रचना है। तो देखिए यहाँ पर एक पुस्तक है सारीपुत्र प्रकरण, ये किसकी रचना है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है अश्वघोष। देखिए अश्वघोष है एक बौद्ध भिक्षु, इनकी जो रचना है वो है सारीपुत्र प्रकरण। अब सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र कौन है। तो सारीपुत्र वो व्यक्ति हैं जो गौतम बुद्ध के समय उन व्यक्तियों में थे जो कि मतलब गौतम बुद्ध के खास खास लोगों में थे। ये थे सारीपुत्र और मोगलाना, 2 नाम यहाँ पे मिलते हैं, तो सारीपुत्र उन्हीं में से एक थे।
देखिए अगर बात करें कुछ अन्य पुस्तकों की इनकी, तो इनकी एक अन्य पुस्तक है, वो है बुद्ध चरित्र। अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र भी लिखी है। अगला हमारा प्रश्न, धर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए धर आयोग जो आयोग है वो है राज्य पुनर्गठन से संबंधित। राज्य पुनर्गठन के लिए जब सरकार ने एक आयोग की स्थापना की, धर आयोग की, ये जानने के लिए कि राज्यों का जो गठन किया जाए वो किस आधार पर किया जाए, क्या भाषाई आधार पर इसका गठन किया जाए। तो देखिए इसका जो स्थापना की गई थी धर आयोग की, वो की गई थी 1948 में। और इस आयोग ने कहा था कि राज्य का जो गठन होना चाहिए वो भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। और धर आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे S.K. धर। अगला हमारा प्रश्न, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए ये तो बहुत आसान प्रश्न हो गया, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। उन 8 राज्यों के नाम अगर हम कहें पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। और 2 हैं नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। अगला अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का सेनापति कौन था? देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1746 और 48 में, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था उसमें फ्रांसीसी सेना का सेनापति कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है डुप्ले। देखिए डुप्ले जो सेनापति था, एक महान सेना नायक कहा जाता है डुप्ले को, फ्रांसीसी सेना का। तो वो थे सेनापति प्रथम कर्नाटक वॉर में, जिससे मद्रास पर अधिकार कर दिया गया था फ्रांसीसी के द्वारा। और ये युद्ध खत्म हुआ था 1748 में, जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हुआ। देखिए ऑस्ट्रिया जो यूरोप में है, यहाँ पर उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य। जैसे ही वहाँ पर युद्ध समाप्त हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर भी उस समय युद्ध समाप्त हो गया। देखिए 3 कर्नाटिक वॉर हुए थे कुल इन तीनों के मध्य, और अंत में अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। अगला प्रश्न, विधि के समक्ष समानता या समता किस संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के संविधान से प्रेरित है विधि के समक्ष समता या समानता? तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रिटिश। देखिए विधि के समान संरक्षण, मतलब विधि के समान संरक्षण जो दिया जाता है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, लेकिन विधि के समान विधि के समक्ष समानता जो ली गई है वो ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। देखिए बात हो रही है यहाँ पर अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि जो भारत का जो विधि है, जो संविधान है, वो मतलब क्या करता है, वो जनता जो सभी को विधि के सामने समान समझता है। तो ये लिया गया है हमारा ब्रिटेन से। और अगर कोई समान नहीं दिख रहा है तो उसे संरक्षण देकर समानता पे लाता है, ये है अमेरिका से। अगला प्रश्न, रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए यहाँ पर रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है रावी। देखिए रावी निकलती है रोहतांग दर्रे से। और एक अन्य नदी यहाँ पर निकलती है ब्यास, वो भी रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है। बात करें रावी नदी की, तो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध है, वो है थीन बांध। देखिए थीन बांध जो है वो रावी नदी पर है। अब यहाँ पर जो अन्य नदी है वो है सतलज। सतलज की बात करें तो राक्षस ताल से निकलती है ये तिब्बत में। और जो चिनाब है, चिनाब पर 2 प्रसिद्ध बांध हैं। चिनाब पर जो बांध है वो है सलाल और दुलस्ती। और बारालाचा दर्रे से निकलती है चिनाब, और इस पर जो बांध है वो है सलाल और दुलस्ती, जो प्रसिद्ध बांध है भारत में। अगला हमारा प्रश्न, लोसांग उत्सव मनाया जाता है, तो यहाँ पर इन चारों में से कहाँ पर मनाया जाता है लोसांग उत्सव? तो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है पतंजलि किसके दरबारी थे? तो एक नाम है यहाँ पर पतंजलि, योग दर्शन के लिए इनका नाम आता है। योग दर्शन की रचना की थी पतंजलि ने। तो किसके दरबारी थे पतंजलि? तो इसका जो सही आंसर है वो है पुष्यमित्र शुंग। देखिए पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यों के बाद शासन किया। मौर्यों की सत्ता समाप्त करने के बाद 185 ईस्वी पूर्व में इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो देखिए इसी शुंग जो ये पुष्यमित्र शुंग था, इसी ने कुछ 2 या 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। उन अश्वमेध यज्ञों में जो उनका प्रधान पुरोहित था वो पतंजलि ही थे। तो देखिए जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। ऐसा कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महान महान लोगों के बारे में कि किसके दरबार में थे, तो ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लगातार ऐसे ही प्रश्न आपको लाते रहेंगे प्रत्येक दिन। तो चलिए धन्यवाद।